आप क्या कर रहे हो? चलो, ये लाइन देखना कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। वेदर अ पर्सन रीड्स अ डॉक्यूमेंट और नॉट, ही इज प्रेज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस में अपन ने बार बार बोला है। ठीक है, अब देखो, इंडोर मैनेजमेंट को ना इस रूल से भी नाम से जाना जाता है। ये देखो, बाद में सुनो, देखो, टर्कवांड, टर्कवांड बंदा था जो रॉयल ब्रिटिश बैंक से, केस फिर से डिस्कस करता हूं, सुनो। रॉयल ब्रिटिश बैंक, ठीक है, और टर्कवांड, टर्कवांड एक बंदा था जिसने रॉयल ब्रिटिश बैंक को बॉन्ड दिया था। ठीक है, 2000 पाउंड का बॉन्ड दिया था, मतलब 2000 पाउंड उसने बैंक को दिए थे। टर्कवांड एक बंदा था, बंदे ने बैंक को पैसे दिए थे। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, बैंक के जो एओए में लिखा हुआ था कि अगर आपको पैसे लेने हैं या डायरेक्टर को पैसे लेने हैं किसी बंदे से, तो उसमें एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, उसके बाद ही वो एलिजिबल होता है पैसे लेने के लिए। ठीक है, नॉर्मल 50% ऑफ द मेजोरिटी, 50% के ऊपर में अलाउ होना चाहिए, तभी जाके आप उससे पैसे ले सकते हो। ये उसके एओए में लिखा हुआ था, जो चीज टर्कॉन ने पढ़ी थी कि भैया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होके ये अलाउड है पैसे देना। ठीक है, बैंक को पैसे लेना अलाउड है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, ये टर्कॉन को पता थी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ या ना हुआ, ये जानना टर्कॉन का काम नहीं है। उसका काम सिर्फ ये है कि आर्टिकल्स पढ़ लिया, मेमोरेंडम पढ़ लिया, मेरा काम हो गया, मेरे को ये बात पता है कि भैया ये अलाउड है। टर्कॉन, पूरी बात सुनो, जो अभी बता रहा हूँ वो सुनो पूरा। टर्कॉन को ये बात पता थी कि एओए एमओए में लिखा हुआ है कि पैसे मैं दे सकता हूं। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये कंपनी का काम है। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट किसको किसको बचाता है? आउटसाइडर्स को बचाता है। ठीक है, आउटसाइडर्स ने सब कुछ पढ़ के आया है। ठीक है, मतलब इस केस में टर्कॉन आउटसाइडर हो गया, कंपनी कौन हो गई? रॉयल ब्रिटिश बैंक। ठीक है, सो इस केस में क्या हुआ था कि डायरेक्टर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं किया था, ये इंटरनल वर्किंग हो गई, आर्टिकल्स में जो लिखा था उनने फॉलो नहीं किया था, तो ऑब्वियसली डायरेक्टर्स की गलती है। ठीक है, पैसा अगर कोई भरेगा तो डायरेक्टर भरेगा, या किसी का अगर फॉल्ट हुआ है तो डायरेक्टर का फॉल्ट हुआ है। टर्कॉन की कहीं गलती है क्या इसमें? टर्कॉन ने तो बराबर पढ़ के आया था। ठीक है, अब इंटरनली वो आपकी कंपनी में घुस के ये तो देख नहीं सकता कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे कि नहीं कर रहे। उसने तो भैया एओए पढ़ लिया, उसका काम हो गया। ठीक है, अंदर आके कंपनी के अंदर बैठ के वो ये देखेगा थोड़ी ना कि आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया या नहीं किया, सब लोग आए थे कि नहीं आए थे, डायरेक्टर बैठे थे कि नहीं बैठे थे। ये उसका काम नहीं है, ये उसको अलाउड भी नहीं है। दोनों चीजें, ये उसका काम भी नहीं है, ये उसको अलाउड भी नहीं है। कंपनी के बाहर वाले बंदे कंपनी के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में बैठ नहीं सकते, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एरा गैरा बंदा आके आके एजीएम में बैठ जाता क्या रिलायंस की? हाँ भाई मैं भी आ जाऊँ, देखता हूँ मैं क्या होता तुम्हारे इसमें। नहीं ना, नहीं, नहीं क्रेडिटर्स बैठ सकते हैं बिकॉज दे हैव अ राइट। क्रेडिटर्स ने पैसा दिया है तुम्हारी कंपनी को। यस, यस। ठीक है, उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, कंपनी में कुछ ना कुछ स्टेक तो उनका है ना। राइट, अच्छा। टर्कॉन्ड एक बंदा था तेरे और मेरे जैसा, जो बैंक में गया था, उसने बॉन्ड दिया था बैंक को 2000 पाउंड का। बैंक को बाउंड बॉन्ड वॉन्ड छोड़ दो, उसने बैंक को पैसे दिए थे, सीधा सीधा। ठीक है, बॉन्ड वॉन्ड, तुम बॉन्ड से कल कंफ्यूज हो रहे थे पूरा दिन। उसने बैंक को पैसे दिए थे। ठीक है, बैंक उसको वापस नहीं दे रही थी, वो केस नहीं है। बैंक का जो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना था वो नहीं हुआ था। बैंक कब पैसे ले सकती थी? जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता। बैंक ने वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, पैसे ले लिए उससे। ठीक है, टर्कॉन्ड अपनी जगह सही था। ठीक है, बैंक ने ओआर पास नहीं किया तो वो बैंक की गलती है। यहां इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को बचाएगा। ठीक है, और अगर केस होता है या केस होगा, इस केस में जो भी हुआ था, ठीक है, वो केस के हिसाब से टर्कॉन के फेवर में जजमेंट जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रूल, अगर ये रूल नहीं होता तो बैंक के फेवर में जाता। ठीक है, अच्छा, ये सुनना, पेपर में कई बार इंडोर मैनेजमेंट की जगह वो लोग टर्कॉन रूल भी पूछते हैं, एक्सप्लेन द टर्कॉन रूल। तो एक्सप्लेन द टर्कॉन रूल कुछ और नहीं है, इंडोर मैनेजमेंट ही है। तो ये वाला हिस्सा मार्क कर लेना।
टर्कॉन रूल के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, तुमको लगेगा सर ने तो टर्कॉन रूल पढ़ा ही नहीं, ऑप्शन में छोड़ के आ जाऊंगे, जबकि ये फोकट के मार्क्स है। ठीक है, और 100% टर्कॉन रूल के नाम से क्वेश्चन आता है। इंडोर मैनेजमेंट शायद ही तुमसे पूछेंगे नाम, नाम तुमसे टर्कॉन रूल ही पूछेंगे। कौन सा वाला? कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला? रुको रुको रुको, एक बार ये एक्सेप्शन, वील जस्ट फिनिश द एक्सेप्शंस, फिर उसके बाद वाले पे आते हैं। अभी फ्लो में चल रहा है, इसको फ्लो में खत्म कर लो। ठीक है, देखो, इंडोर मैनेजमेंट बाहर वालों को बचाता है, ये अपन एक बार फिक्स कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके कुछ एक्सेप्शंस है कि इंडोर मैनेजमेंट बाहर वालों को नहीं बचाएगा, मतलब ऑब्वियसली कंपनी के फेवर में रहेगा वो। ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट बाहर वालों को बचाता है, बट कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें इंडोर मैनेजमेंट बाहर वालों को नहीं बचाएगा। कौन से? एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी, एक्चुअल नॉलेज और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटी। मतलब बॉस अपने को कहीं से कहीं, ये टर्कॉन की बात करता हूं मैं, ठीक है, टर्कॉन को कहीं ना कहीं से खबर लगी कि बॉस ये ओआर ने पास नहीं किया है, या तो उसको एक्चुअल नॉलेज थी, या तो उसको किसी ने बताया था, या तो उसको ऐसा लग गया था डायरेक्टर्स के बिहेवियर से कि बॉस ये लोग पास नहीं करने वाले ओआर। ठीक है, अगर ये बात टर्कॉन को पता थी एक्चुअली या कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिव मतलब हो सकता है, ठीक है, एक्चुअली मतलब एक्चुअल में उसको पता था कि ओआर पास नहीं हुआ है, अगर इसके बाद भी उसने पैसे दिए तो इस समय टर्कॉन को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। इफ एट ऑल अगर टर्कॉन को पता था कि इरेगुलरिटी है, यस यू दैट यू हैव टू प्रूव। ठीक है, सो इफ एट ऑल अगर उसको पता था ये बात कि टर्कॉन ने पैसे दिए हैं और ओआर उनने पास नहीं किया है, ठीक है, ये बात अगर टर्कॉन को पता थी तो टर्कॉन को बचाया नहीं जाएगा, कंपनी विल बी सेफ। कोई बेवकूफ़ी होगा अगर उसको पता है कि कंपनी में इरेगुलरिटी चल रही है और आप फिर भी उसको पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो इट इज द आउटसाइडर्स फॉल्ट, ये कंपनी की दिक्कत नहीं है। ये पहला सिनेरियो है। देखो इसका एग्जांपल, देखो एक केस लो, देखो हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कुड बोरो अप टू £1,000 विदाउट द सैंक्शन ऑफ द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग। द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स वॉज रिक्वायर्ड टू बोरो इन एक्सेस ऑफ 1,000। मतलब जनरल मीटिंग में आप कर सकते हो 1,000 तक की, उसके ऊपर अगर आपको बोरो करना है तो शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए सारे। ठीक है, द डायरेक्टर्स देमसेल्फ लेंट £3,500 टू द कंपनी, 1,000 के ऊपर हो गया, कंसेंट चाहिए था। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट द डायरेक्टर्स हैड द नोटिस ऑफ द इंटरनल इरेगुलरिटीज। मतलब डायरेक्टर ऑब्वियसली उनको इंटरनल चीजें तो पता ही होंगी कंपनी की, उन्हीं की कंपनी की बात चल रही है, उन्हीं के कंपनी का डायरेक्टर है, और वो लोग ही 1,000 के ऊपर में बोरो कर रहे हैं बिना शेयर होल्डर्स के कंसेंट से। ठीक है, तो इस सिनारियो में क्या हुआ, इरेगुलरिटी का नोटिस तो ऑब्वियसली उनको हो गई, एक्चुअल नोटिस भले ही नहीं था लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो हो गई। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब पता हो या ना पता हो बॉस, लेकिन आप कंपनी के डायरेक्टर हो, इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप 1,000 के ऊपर में अगर बोरो कर रहे हो तो आपको परमिशन लगेगी, जो आपने नहीं ली। ठीक है, एंड देयरफॉर द कंपनी वाज लायबल टू पे देम ओनली £1,000। बाहर वाले को प्रोटेक्ट नहीं किया, डायरेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं किया, कंपनी ने सिर्फ लाइबिलिटी 1,000 की पे करी, बचा हुआ 2,500 खा गए। ऑब्वियसली यार, इरेगुलरिटी का नोटिस था डायरेक्टर्स को। नहीं, वो चीज ही अलग आ गई, दो कंसेप्ट को मिक्स मत करो, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, दिस इज नॉट अ फ्रॉड, और ये वो चार चीजों में नहीं आता। कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कब होती है, ये अपन ने 4 सिनेरियोज देखे थे। ठीक है, सो ये उसमें नहीं आते। अच्छा, सेकंड वाला सिंपल है, यस, 1,000 के ऊपर का दिया, ठीक है, उसको 2,500 नहीं मिलेंगे, यस। अच्छा, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन क्या होता? शक, शक, आपको शक था कि ये इरेगुलरिटी हो रही है, ऊपर में एक्चुअल नोटिस था इरेगुलरिटी का, नीचे आपको शक हो रहा है कि बॉस, जैसे डायरेक्टर के हाव भाव से समझ में आ जाता है कि ये करने वाला है कि नहीं करने वाला है। ठीक है, सो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट है कंपनी के वर्किंग के ऊपर में, तो सस्पिशन वाला पॉइंट आ जाएगा। और ये पॉइंट पे अगर है और आपको थोड़ा सा भी डाउट था उस समय, और फिर भी आपने उसके आगे उसको पैसे दिए, तो इट विल बी योर फॉल्ट, नॉट द कंपनीज फॉल्ट। ठीक है,
अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा देख लो, ये देखो। सर ये यानी वही तो हो गया ना कि मेरे को मालूम है कि अगर मैं इसके आपके पास गया तो आप मेरा मर्डर कर दोगे, मेरे को हम्म। शक है। हाँ, फिर भी आप गए। फिर भी मैं गया, यस, आपने मर्डर किया तो गलती मेरी है। ऑब्वियसली, गलती तो मेरी है। सर वो ऑब्वियसली। मर्डर करने ही वाले थे, उनने किया, उनका मैंने अपने इंटेंशन साफ कर दिए थे, फिर उसके बाद भी ये तुम आए। ये इट्स कैसे योर लिखा फॉल्ट। होगा सर? तो नहीं सुनो, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है सर। सुनो तो सही। चीटिंग हुई है। सुनो, टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, एक मिनट, सस्पिशन का देखो। द डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नेग्लिजेंट पर्सन। नेग्लिजेंट पर्सन कौन होता है बंदा? नहीं, जो निग्लेक्ट करता है, मतलब जो छोड़ देता है, ठीक है, जो ध्यान नहीं देता है, ही इज वेरी कैजुअल। ठीक है, ये अपने को पता है इरेगुलरिटी हो रही है, अपन ने वाले छोड़ना है यार, अपना काम थोड़ी ना है। ठीक है, सो इरेगुलर पर्सन, नेग्लिजेंट पर्सन। इफ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इसको सही कर लेना, कंपनी है। If an officer of the company acts in a manner which would not ordinarily be within the powers, the person dealing with him must make proper inquiries and satisfy himself as to the officer's authority. मतलब उसको इंक्वायरी करनी चाहिए, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि बॉस को इरेगुलरिटी चल रही है, तो उसको इंक्वायरी करनी चाहिए कंपनी में कि भैया ये एक्चुअल में इरेगुलरी हो रहा है क्या। ठीक है, ये अपन एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं इंडोर मैनेजमेंट के। एक्स यस, आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इसमें। गलत है सर, ठीक ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब क्या लॉ में लिखा है बॉस? कंपनी इरेगुलर है, गलती नहीं, सी, कंपनी की है। कंपनी की गलती है, लेकिन आपको भी नॉलेज है उस गलती की। अगर मेरे को पता है सामने गड्ढा है फिर भी मैं उसके अंदर जा रहा हूं, तो इट इज माई फॉल्ट। गड्ढे की गलती नहीं है कि वो वहां पे बीच में बैठा है। ठीक है, देखो, इफ ही फेल्स टू मेक एन इंक्वायरी ही कैन नॉट रिलाई ऑन दिस रूल। ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना, बाकी कुछ करो ना करो। ठीक है, अगर वो इंक्वायरी नहीं करता है तो उसको ये रूल में रियायत नहीं मिलेगी। रियायत मतलब ही वोंट बी सेव्ड बाय दिस रूल। बाहर वाला यार, आउटसाइडर। नॉर्मली आउटसाइडर प्रोटेक्ट होता है इससे। अगर वो इंक्वायरी नहीं करता है तो ही विल नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय दिस रूल। दिस इज एन एक्सेप्शन वी आर स्टडिंग बॉस। नींद में हो क्या? एक्सेप्शन के रूल से उसको नहीं बचाएगा, यानी रूल फॉलो होगा, है ना? इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन हो गया, कंपनी को वापस बचाएगा। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या होता है? ये आउटसाइडर ही बचा है। वापस आ गया ना। हाँ, तो ठीक वही है, बोल रहा ना, ये एक्सेप्शन का सिर्फ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन चल रहा है, ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा, अपन सिर्फ एक्सेप्शन पे है। अगर मैं एक्सेप्शन के अंदर एक और एक्सेप्शन डाल दूं तो वापस रूल फॉलो होगा। अगर इंडोर मैनेजमेंट के अंदर एक एक्सेप्शन है तो इंडोर मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा। अगर वो एक्सेप्शन के अंदर एक और एक्सेप्शन डाल दूं तो इंडोर मैनेजमेंट फॉलो होगा वापस। ठीक है, समझ आया। जमा, दो लेयर है। सर लेकिन वापस से कैसे इंडोर मैनेजमेंट फॉलो हो जाएगा? अभी अपन सिर्फ एक एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, अपन दो लेयर में नहीं जा रहे। ठीक है, दो लेयर तुमको ये फाउंडेशन लेवल पे है ही नहीं। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। इज वापस अगेन द सेम रूल। नॉर्मल एक्सेप्शन इज भैया ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो where the फिर transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make necessary inquiries. Not in the ordinary course of business, it is the duty. Unusual या not in the course, ये important words है। तो ये दोनों लाइन का मतलब बताओ मेरे को वापस। कौन सी? ये वाली इफ ही फेल्स टू मेक इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब है कि छानबीन करना। ठीक है। कंपनी के वर्किंग में छानबीन करेगा, अगर उसको थोड़ा सा भी शक है कि कंपनी ये चीजें फॉलो नहीं करती है तो वो कंपनी में जाके इंक्वायरी करेगा कि वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग दीज थिंग्स और नॉट। ठीक है, अगर उसको, अगर उसने ये इंक्वायरी नहीं करी, ठीक है, और कंपनी ने वो रूल फॉलो नहीं किया, तो इट विल बी द फॉल्ट ऑफ द आउटसाइडर, बिकॉज उसने इंक्वायरी नहीं करी जबकि उसको शक था। ठीक है, ही हैड अ सस्पिशन बट फिर भी उसने इंक्वायरी नहीं करी। शक नहीं था तो फिर एंड प्रॉब्लम देवर नहीं है। इनफ एविडेंसेस कि बॉस बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी, आउट ऑफ कोर्स बिजनेस चल रहा था, अनयूजुअल चीजें हो रही थी, उसके बाद भी मैंने इंक्वायरी नहीं करी, सो इट इज माई फॉल्ट। अब मेरे को दिख रहा है यार वो कंपनी शेयर लिस्टेड है उसका, कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिरते जा रहा है, कंपनी का बिजनेस जीरो हो रहा है, उसके बाद भी मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बाद में मैं बोल रहा हूँ सर मेरा तो पैसा पूरा डूब गया। ये तो मतलब वही बेवकूफ़ी हो गई ना।
इफ यू नो कि बॉस कंपनी मरने वाली है तो क्यों पैसा डाल रहे हो अपना उसमें यार। हाँ चलो, देखो इसने एग्जांपल दिया है कि सस्पेशन कहाँ कहाँ से अराइज हो सकता है। देखो, फ्रॉम द फैक्ट दैट द ऑफिसर इज परपोर्टिंग टू एक्ट इन अ मैनर विच इज अपेरेंटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। फिर से सुन, परपोर्टिंग टू एक्ट इन अ मैनर विच इज अपेरेंटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी को अपन और क्या क्या बोल सकते हैं। अरे वो हाँ क्या क्या, अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस, और लेजिस्लेशन, नहीं जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन ठीक है। सॉरी। हाँ अच्छा सुनो, समझ लो एक सेक्रेटरी अपने आप को डायरेक्टर बोल के सब कुछ बता रही है। सेक्रेटरी बोलती है कि सर मेरे ही साइन से सब कुछ चलता है, मेरी साइन से सब कुछ होता है, मेरे ही कहने से कंपनी में सब कुछ चलता है। थोड़ा सा अनयूजुअल नहीं है क्या? कंपनी के डायरेक्टर बैठे हुए हैं और सेक्रेटरी यहाँ पे बोल रही है कि सर मेरे कहने से सब कुछ होता है, आप डायरेक्टर को छोड़ दो, मैं जो बोलूंगी वो चलेगा, और मैं जो पेपर में साइन कर दूंगी वो पेपर वैलिड है। अगर सेक्रेटरी ये तुमको बोल रही है तो इज इट नॉट अनयूजुअल? अनयूजुअल है ना? तो तुम लोग को इंक्वायरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम लोग डायरेक्टर से आके पूछोगे कि सर ऐसा ही है क्या? यहाँ क्या बोल रहा है, विच इज अपेरेंटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। सेक्रेटरी की अथॉरिटी लिमिटेड है, डायरेक्टर्स की तो भी उससे तो बेटर ही होगी बॉस। सो यू शुड इंक्वायर टू द डायरेक्टर कि बॉस ऐसा है क्या। ठीक है, इट इज योर जॉब। एग्जाम्पल्स दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, टर्कॉन रूल वाला जो रूल है दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट, उसके अलावा ये जितने हैं ना दीज आर जस्ट फॉर योर नॉलेज, देख लेना, ठीक है। अच्छा तीसरा है फोर्जरी। व्हाट इज फोर्जरी? फ्रॉड टाइप का ये कोई दूसरा नाम है। यस, फोर्जरी क्या होती क्या है मेरे को बताओ तो, समझाओ तो सही। तुमको फोर्जरी समझता है क्या? फोर्जरी, फोर अबे कितना तो पिक्चरों में सुने यार, व्हाट इज फोर्जरी। अच्छा बताऊंगा ना तो बोलूंगा अच्छा सर ये था क्या। अच्छा सर, ये चेक है, ये प्रणय का चेक है 1 करोड़ का, ठीक है, ठीक है। अबे ये मैंने प्रणय को दिया है ठीक है। लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है चेक में कि इसको साइन मैंने नहीं किया, इसको साइन परीस ने किया है, ठीक है। सो चेक प्रणय को दिया है मेरे नाम का, लेकिन साइन परीस ने किया है, मेरी 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 फोर्स साइन, मेरी सुनो सुनो सुनो, ये मेरी साइन है, परीस ने उसको कॉपी करके थोड़ा बहुत 19-20 करके लगा लिया, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, ये चीज बैंक में अप्रूव भी हो गई, मतलब हो सकता है कि अप्रूव हो गई हो, साइन बहुत मैच करती होगी उसकी, ठीक। अब मैं तो फोर्जरी का केस डालूंगा परीस पे कि बॉस ये सिग्नेचर मेरी है ही नहीं। द केस विच आई विल पुट अगेंस्ट परीस इज फोर्जरी। तो केस परिस के खिलाफ हो कि मेरे सुनो खिलाफ? सुनो, तुम्हारे खिलाफ नहीं, कोई चीज को फोर्स करना, कोई भी चीज को फोर्ज करना मतलब कोई नकली दस्तखत बनाना या कोई भी नकली कागज बनाना। फोर्ज, फोर्ज FORGE, फोर्ज सुनाऊंगा, ठीक है। नकली चीज बनाना जो काउंटरफिट वो रहते हैं, सुने हैं क्या तुमने काउंटरफिट नोट्स? काउंटरफिट नोट्स क्या होते हैं? जाली नोट, जाली नोट्स, ठीक है। जाली नोट। काउंटरफिट मीन्स फोर्जरी होता है, फोर्ज नोट्स, नकली नोट, नकली स्टैम्प पेपर। 40,000 करोड़ का फ्रॉड था नकली स्टैम्प पेपर का 1991 में, 40,000 करोड़ उस समय, उस समय उस समय, 40,000 और करोड़। एक बंदे ने किया था, ठीक है। फिगर फिगर एक्चुअल फिगर 5,000 करोड़ ही थी, बट एक्चुअली वो लोग 10 टाइम्स इन्फ्लेट करते हैं वो फिगर को, जो उनने पकड़े थे। उनने पकड़ा था 5,000 करोड़, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि सर हमने जितना पकड़ा है उसका 10 टाइम्स ज्यादा ही है। 50,000 करोड़ का ऑलमोस्ट वो फ्रॉड था, ऑलमोस्ट, नकली स्टैम्प पेपर बना के बेचने का। सॉरी, एक्चुअली इट वाज नॉट नकली स्टैम्प पेपर बना के बेचना, असली स्टैम्प पेपर को अलग तरीके से उसने निकाल लिया था और उसको बेच रहा था बिना गवर्नमेंट की नॉलेज के, ठीक है। लोगों ने बोला था कि नकली बनाया है, लेकिन एक्चुअली नकली नहीं बनाया था उसने उसने बेचा था, असली वाले ही बेचे थे, लेकिन वो गवर्नमेंट की नॉलेज के अलग से थे, ब्लैक गवर्नमेंट में नहीं नहीं। बनाती स्टैम्प पेपर। समझ लो एक गाड़ी आ रही है यार, एक ट्रक में भर के आ रहे हैं स्टैम्प पेपर, मैंने ट्रक वाले को 10 लाख रुपए दे दिए, उसने मेरे को 50-60 हज़ार रुपए, 50-60 स्टैम्प पेपर निकाल के दे दिया अलग से, किसको पता पड़ रहा? पहले कंप्यूटराइज थोड़ी ना था, पहले कंप्यूटराइज नहीं था रे, 1991 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फोर्जरी समझा, फोर्जरी समझा,
स्टॉक मेंटेन होता है, लेकिन उस समय सब कुछ फ्लेक्सिबल था। सर जितने का ऑर्डर दिया 1991 में वी वर ऑलमोस्ट इनटू डेट्स यार। 1991 में तुमको वो भी आया 1991 था। में एलपीजी भी आया था। यस, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हाँ, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन। ठीक है। अच्छा सुनो, सुनो, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू इरेगुलरिटीज विच माइट अदरवाइज अफेक्ट द ट्रांजैक्शन, बट इट कैन नॉट अप्लाई टू अ फोर्जरी विच माइट बी रिगार्डेड एज द नलिटी। मतलब जहां जहां पे फोर्जरी आएगी, वहां वहां पे आपका इंडोर मैनेजमेंट कंपनी को बचाएगा। अपन हमेशा याद रखना, अपन कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं जिसमें कंपनी बचेंगे। हाँ, समझ लो मैं हूं, तुम लोग कंपनी हो, ठीक है, मैं बाहर वाला बंदा हूं, ठीक है, मैंने कोई साइन फोर्ज करके लेकर आया किसी और का, अच्छा, आपने मैंने फोर्जरी फोर्जरी करी, की फिर। सो कंपनी विल बी सेव्ड फ्रॉम दिस। ठीक है। अच्छा, या कंपनी के साथ कुछ फोर्जरी हुई, सेक्रेटरी हो सकता है कि गलत सिग्नेचर मार के आई हो, ठीक है, उस केस में बच सकते हो। सर तो हमको थोड़ी पता है उसकी साइन कौन सी है। अरे, तो फोर्जरी के केस में कंपनी विल बी प्रोटेक्टेड ना बॉस। हम कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ ठीक। उसने गलत साइन लगा के हमको दिया तो। हाँ, तो वो कंपनी की मिस्टेक है फिर। मैं तुमसे डायरेक्टर और सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ इस वक्त, मैं आउटसाइड द स्कोप ऑफ पावर की बात कर रहा हूँ, जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फोर्जरी पे अभी आया नहीं, फोर्जरी पे डायरेक्टर और सेक्रेटरी के बाद में आ रहा हूँ मैं। जहां डायरेक्टर की सिग्नेचर लग रही है वहां सेक्रेटरी डायरेक्टर की साइन कर रही है, दैट इज फोर्जरी। डायरेक्टर की कॉपीड साइन करना इज फोर्जरी। सेक्रेटरी खुद की साइन कर रही है तो इट इज आउटसाइड द स्कोप। सुनो, जिस जगह पे या जिस पेपर पे डायरेक्टर की साइन चाहिए, ठीक है, वहां अगर डायरेक्टर की साइन को कॉपी किया जा रहा है कॉपी करके तो इट इज फोर्ज्ड। कॉपी करके सेक्रेटरी दे रही है सर। अगर उस जगह सेक्रेटरी साइन कर रही है कॉपी खुद की करके ओरिजिनल, खुद की कॉपी कर रही है, कॉपी करके कर रही है दो तो। सिनारियो है, दो सिनारियो है। पहला तो ये स्टैम्प पेपर पे डायरेक्टर की सिग्नेचर चाहिए थी, हाँ, ठीक है, सेक्रेटरी ने क्या किया, डायरेक्टर की सिग्नेचर कॉपी करी, ठीक है, दैट इज फोर्जरी। डायरेक्टर की सिग्नेचर कॉपी करी, दैट इज फोर्जरी। और अगर उस जगह पे सेक्रेटरी ने अपनी खुद की सिग्नेचर मारी तो दैट इज बियॉन्ड द स्कोप, वो उसकी अथॉरिटी के बाहर था। अगर उसने सेक्रेटरी की दोनों में फर्क समझा पहले। हाँ वो समझ गया, हाँ। अभी डायरेक्टर की साइन सेक्रेटरी ने करी हाँ ठीक है। और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यस, so it will be amounting to forgery and the company will not be protected। सिर्फ जिन जिन लोगों को नॉलेज है अबाउट दिस फ्रॉड वो लोग फंसेंगे, उसके अलावा द कंपनी विल बी प्रोटेक्टेड। कंपनी क्यों प्रोटेक्ट होगी। तुम लोग को ना हर चीज डिटेल में बतानी पड़ती। देखो, एबीसी कंपनी है, हाँ, ठीक है, ये, तो ये समझ ले तू है, ठीक है। अब तूने एबीसी से कंपनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में तेको जो पेपर्स मिले उस पे सिग्नेचर सेक्रेटरी के थे, ठीक है। ये जो सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स थे, ये अगर कंपनी के नॉलेज में नहीं था कि ये सेक्रेटरी ने जबरदस्ती फोर्ज करके साइन किया है, ठीक है, सो इस केस में डायरेक्टर्स बच जाएंगे क्योंकि उनके नॉलेज में नहीं है, ठीक है। जो भी पेमेंट करेगी वो कंपनी तेको करेगी, बट इट विल बी रिवर्टेड बैक टू द सेक्रेटरी। मतलब सेक्रेटरी फंसेगी। यस, तेरा पैसा तो तेको मिलेगा ही क्योंकि बॉस ये सब फ्रॉड था। तो वो उतना तो तू तो प्रोटेक्टेड है ही, बट कंपनी भी प्रोटेक्टेड है इस चीज से बिकॉज कंपनी के साथ भी फ्रॉड हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर, कंपनी इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। सो इस जगह अगर सेक्रेटरी कोई फ्रॉड कर रही है तो कंपनी के साथ भी फ्रॉड हुआ है। तेरे साथ तो हुआ ही हुआ है, लेकिन कंपनी के साथ भी फ्रॉड हुआ है। उसका तो मतलब अगर कंपनी के गेन के लिए उसने किया तो कंपनी के प्रॉफिट में से। नहीं, दैट दैट अगेन यू हैव टू प्रूव। कंपनी के गेन के लिए किया सेक्रेटरी ने, अगर उसके लिए भी किया है तो भी सेक्रेटरी लायबल है। बट सेक्रेटरी भी उतना पे नहीं कर सकती है तो अरे यार, इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट, खत्म हो गई बात, पैसा गया। बट वो पैसा तो कंपनी को फ्री में मिला ना। सी लिसन, जो तुम बातें कर रहे हो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो कंपनी सेक्रेटरी इसको सामने फ्रंट पे लाते हैं या कोई भी असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर को फ्रंट पे लाके रखते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी इतने हद तक नहीं आती है क्योंकि कंपनी ऑलवेज उसका टेक केयर करती है, ठीक है। तुम जो बातें कर रहे हो वो एकदम ही ऐसी बात कर रहे हो कि भैया हमने बनाई कंपनी फ्रॉड के लिए थे, मतलब हमको पता था कि ये दिन आना है और इसलिए हमने ये पहले से सोच के रखे थे कि ऐसा ऐसा करना है अपने को। अगर ऐसा है
और थोड़ी सी भी भनक लगती है कि ऐसा तुमने किया है, तो बॉस फिर तो पूरी कंपनी लायबल है। ठीक है, तो नॉर्मली सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता। कंपनी इंसॉल्वेंट होगी, पैसा नहीं यार एक आएगा। बात बताओ, हम नहीं कंपनी का नाम सुनो, रख सकते फ्रॉड लिमिटेड, फ्रॉड नहीं, क्यों? उसमें भी है, अगर आपको कंपनी का नाम रखना है कुछ, ठीक है, सो देर इज अ क्राइटेरिया कि यू कैन नॉट पुट ऑब्सीन वर्ड्स और सम वर्ड्स विच आर नॉट एथिकल और नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आप उसमें नहीं डाल सकते, वो नाम ही रिजेक्ट हो जाएगा आपका। फ्रॉड, फ्रॉड प्राइवेट लिमिटेड नाम डाल दिया, कौन इन्वेस्ट करेगा तेरे इसमें? कंपनी। ठीक है। अच्छा, दीज वर द एक्सेप्शंस टू इंडोर मैनेजमेंट, दीज वर द एक्सेप्शंस टू इंडोर मैनेजमेंट। 4 मार्क का क्वेश्चन या तो इस पे आएगा, 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि भैया इंडोर मैनेजमेंट को समझाओ और उसके एक्सेप्शन बता दो। इंडोर मैनेजमेंट को समझाओ और उसके एक्सेप्शन बता दो। ठीक है, एक्सेप्शन अगर पूछा तो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, दोनों पूछा तो एक्सेप्शन और वो इंडोर मैनेजमेंट समझाओ, दोनों 2 मार्क का समझाओ, 4 मार्क का एक्सेप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही है। सर मेरे को एक बात तो बताओ, एक मिनट रुक समझाएंगे जाओ, रुक कैसे? जाओ, रुक जाओ। मतलब लिखना और कैसे नहीं है? तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे 4 मार्क का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या करता है? कंपनी को कंपनी को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करेगा। करेगी। कंपनी को प्रोटेक्ट करेगा, सर मेरे परफेक्ट। को एक बात बताओ, हम हाँ, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वर्डिंग्स किसको? कैसे लिखेंगे? तुमको इसके पीछे के नोट क्वेश्चंस पढ़े नहीं तुम लोगों ने? नहीं आज पढ़े नहीं, आज पढ़ेंगे ना। थोड़ा आजू बाजू। सुनो, ये क्वेश्चंस ना बहुत ध्यान से देखना, खासकर ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो वर्डिंग्स लिखी है ना, ये जो क्वेश्चन का साइज है, तुमको यही साइज के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ये साइज हो गया, ये साइज हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, एंड ये देख लो कहाँ कहाँ के हैं, ये आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं। ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट बिफोर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। 1 महीना पहले वो लोग ये इशू करते हैं। इसमें से ऑलमोस्ट 10 to 20% ऑफ द पेपर आता है, ऑलमोस्ट 10 to 15% आता ही आता है। ठीक है, 15 मार्क वो समझ लो, अगर टोटल 10 चैप्टर है तुम्हारे, तो वो लोग 20 क्वेश्चन इशू करेंगे कि बॉस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने पिछले 4 साल के ये आरटीबीज देख ली, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 40% ऑफ द पेपर उससे ही आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस, यू इमेजिन योर सिचुएशन जब तुमको 40% ऑफ द पेपर देखा हुआ है, क्वेश्चन तक पता है, आंसर तक पता है, सिर्फ लिखने की बात है। ठीक है, इट इज दैट सिंपल, पता होना चाहिए कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, पिछले 4 साल की आरटीपी उठा लेना, या 3 साल की उठा लेना। यस, इट इज ऑल अवेलेबल। अच्छा, ये क्वेश्चंस देखते रहना, लैंग्वेज तुम चिंता नहीं करो। एक बात बताओ, ठीक है, फॉर्जरी इन जनरल इलीगल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बॉस। कैसी बात कर रहे हो? अगर फॉर्जरी लीगल होगी तो दुनिया में ये जितने इलीगल गरीब नहीं दिख रहे हैं बोला, ना। इलीगल बोला। हाँ, इलीगल ही है बॉस, यस इट इन इज इलीगल। जनरल जनरली इट उसने इज आंसर की इलीगल। बैन कर दिया। अरे बॉस, वैसा नहीं बॉस, इट शुड कॉज हार्म टू एनीवन, किसी को नुकसान होना चाहिए उस चीज से। यार मैं तो अमिताभ बच्चन की साइन कर लूँ यहाँ पे, लेकिन उसका कुछ नुकसान हो रहा है क्या उससे? नहीं, जैसे अब हम नुकसान हुआ तो इलीगल ऐसा। यस, जैसे तूने और कोई क्लेम करे तो इलीगल। सर जैसे ऐसा स्कूल नहीं है, पेरेंट्स को बहुत मतलब पता है। सी दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पेरेंट्स को तुम जैसे मर्डर की बात कर रहे हो, वो अलग ही चीज हो गई, ये चीज अलग हो ये गई। सही एग्जांपल दिया क्या सर। सर, क्या? एल्मनाक पे अपन एडमिशन प्रपोजल लगा करवाया जा तो रहा है, कुछ पेरेंट्स को साइन कर सजेशन आ लेते रही थे है, पेरेंट्स की। हाँ, दैट इज डिफरेंट। तो मुझे थोड़ी है वो। नहीं, एक मिनट, क्या क्या बोला तुमने? एडमिशन करा रहा है अपनी। हाँ, एडमिशन नहीं हो रहा है, वो जो टीचर नोट लिख के देती थी ना कल से अच्छा, स्टार्ट वो होगा। वो नहीं, तो सर आपको पता है मैं इतना चालाक था, मैं अपनी पिछले साल के एल्मनाक हमेशा बचा के रखता था, नोट्स सारे इसमें लेता था। तो कोई टीचर देखती थी नोट्स तो नहीं है, वाह, तो डिसिप्लिन वगैरह में फुल मिलते थे। नाइस, मजा आया। एडमिशन के बाद पेरेंट्स की साइन हमने मारी तो फौजरी थोड़ी होगी। वो दैट इज ऑल्सो फोर्जरी, बट वो बच्चे हो इसलिए तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देखो अभी तो मैंने पहले ही बताया था, माइनर में जितने कांड करने हैं कर लो, सजा बहुत कम मिलती मैंने है। मर्डर कर रहा था, मैंने मर्डर कर दिया किसी बच्चा अगर मर्डर करता है तो उसकी सजा भी बहुत कम है, सर 1 साल की है, बस जुवेनाइल कोर्ट में। फिर वापस क्या आगे कम कर सकता हूँ ना। तभी बुलाया था इसके पहले सब अटेंडेंस साले नहीं आती। क्रिमिनल माइंड है, आ जाओ। सर बताया क्यों नहीं यार, 1.5 महीना लेट हो गया मेरे को। अभी कर दो, अभी 18 हो गया ना। तुम्हारा हो गया होगा तो ये एक्सप्लेन करूं? जी सर।
हाँ, ये अपन ने देखे थे। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या बोल रहा था? द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिची फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फाइनेंस करने वाला था रिची, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां आ रही थी अपने को? ये देखो, एंड द कंपनी फर्दर राटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनने चालू करी थी ना, उसके लिए कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसको राटिफाई कर लिया था। राटिफाई कर लिया था मतलब इसको करेक्ट कर लिया था, इसको अपने ऑब्जेक्ट में ले लिया था, ठीक। द कंपनी हाउएवर रिप्यूडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायर्स। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया रिची का। रिची को बोला कि भैया ये हमारे ऑब्जेक्ट के बाहर है, इसलिए हमारे स्कोप के बाहर है, ठीक है। दैट मींस इट इज अल्ट्रा वायर्स आर एक्ट्स, ठीक है। सो उसने, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब क्या हुआ? रिची ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिची कोर्ट गया। रिची ने कोर्ट में बोला कि बॉस मेरे साथ इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद इन लोगों ने कैंसिल कर दिया ये बोल के कि इट इज अल्ट्रा वायरस देयर ऑब्जेक्ट्स, मतलब उनके ऑब्जेक्ट के बाहर है। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया ये बोल के कि भैया ये जो अपन करने वाले हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट के बाहर है, ठीक है। रिची ने बोला कि भैया मेरे डैमेजेस पे करो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हिज कंटेंशन वाज दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज that the contract was well within the meaning of general contractors and hence within the power। रिची बोलता है कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट आपने मेरे साथ किया फाइनेंसिंग द रेलवे लाइन वाला, ठीक है, वो विद इन द मीनिंग ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स आता है, इसीलिए आपके ऑब्जेक्ट में भी आता है। दैट इज वाई इट इज विद इन योर पावर्स। आपके ऑब्जेक्ट में अगर कोई चीज आ रही है तो आप उसको अल्ट्रा वायरस तो बोल नहीं सकते, है ना। सो रिची का ये कंटेंशन था। अब कंपनी का क्या कंटेंशन था? मोरोवर इट हैड बीन रैटिफाइड बाय द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब रिची बोल रहा है कि भैया आपकी पावर में अगर नहीं भी था लेकिन आपने रैटिफाई कर दिया उसको। अगर आप बोल रहे हो, सबसे पहले तो रिची का कंटेंशन था कि भैया आपकी पावर में आता है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड के अंदर में वो पावर में आता है। चलो अगर नहीं भी आता है तो उसके बाद भी आपने रैटिफाई कर लिया उसको मेजोरिटी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेके, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रैटिफाई मतलब करेक्ट कर लिया उस चीज को, ठीक है। अब देखो कोर्ट क्या बोलता है इस केस में कि इट वाज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नल एंड वॉइड। ये रिची वाला कॉन्ट्रैक्ट वाज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब इट वाज नॉट वैलिड, ठीक है। It said that the term general contractors was associated with mechanical engineers. That is, it had to be read in connection with the company's main business। कंपनी का मेन बिजनेस क्या था? गाड़ी के कैरेजेस को बनाना, बेचना, हायर पे देना, ठीक है। सो ये मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी का। इससे रिलेटेड अगर ये मैकेनिकल इंजीनियर्स और वो सब काम करते, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, तो हम इसको अग्री करते थे। अगर रेलवे कैरेजेस बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ रही है या रेलवे कैरेज बनाने के लिए अपने को कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ रही है तो हम मान सकते थे कि भैया आपके ऑब्जेक्ट के अंदर है। रेलवे लाइन को फाइनेंस करना या रेलवे लाइन को बनाना इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। और अपन ने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि एक्ट होने के बाद अगर आप उसको रेटिफाई करते हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो अल्ट्रा वायर्स ही रहेगा। ये ऊपर देखो, ये अपन ने यहाँ पे देखे थे, अंडरलाइन भी किए थे उसको। तो कंपनी रुको 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 रुको, सर ये अल्ट्रा वायरस में क्यों आएगा, उस पे क्यों नहीं 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 है? नहीं इसमें नहीं। कहाँ गया वो? अपन ने पॉइंट देखे थे इसका। कंपनी ने फिर करेक्ट कर दिया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में तो कंपनी ने होने के बाद करेक्ट किया, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये देखो, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सर उसने होने के बाद करेक्ट किया तो उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती थी। होने के बाद करेक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप उस चीज को करेक्ट नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले आपको उसको करेक्ट करना है। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है ना वो। न्यू कॉन्ट्रैक्ट? अरे तो पुराना, तो अपन पुराने की बात चल रही ना अभी, तो नए पे कहां से आ गया तू? नया तो वैलिड हो जाएगा ना। हाँ पर निके तो सर ये बोल। अल्ट्रा वायरस में क्यों आया? अल्ट्रा वायर्स में इसलिए आया क्योंकि ये जो एक्ट था। अरे इसमें क्यों नहीं आया? किसमें? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्यों आएगा वो? सर क्योंकि उसने बड़ी, हाँ फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट
उसका इंटरप्रिटेशन वो था ना, ही हैड द इंटरप्रिटेशन कि भैया जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब आपके ऑब्जेक्ट में अंदर आता है, लेकिन कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का जो मतलब है वो हम लोग तब गिनेंगे जब वो रेलवे कैरेजेस के अंदर में आएगा, रेलवे लाइन केस में नहीं। रेलवे लाइन एंड रेलवे कैरेजेस आर टू अदर सेपरेट बिजनेसेस। तो रेलवे कैरेज का जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स और रेलवे लाइन का जनरल कॉन्ट्रैक्टर दोनों अलग होंगे, ठीक है। सो इस सिनारियो में कोर्ट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है, क्योंकि उस समय आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये आता ही नहीं था। अभी आता है क्योंकि यस, अब आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन पुराना वाला तो वैलिड नहीं है। अब जमा ये लोकेश, हाँ बोलो। मिलेगा ना इसको कंपनी को, रिची को कुछ नहीं मिलेगा बॉस, कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा रिची को। लॉस हुआ होगा लेकिन इट वाज नॉट विद इन द मीनिंग। यस यस, तुम लोगों ने वो सुना होगा अभी जब मैंने बोला था कि इंटरप्रिटेशन भी उसी मीनिंग में करना चाहिए जिस हिसाब से लिखा गया है। द वे इन इट, द वे इन इट, इन इट, इन विच इट वॉज रिटन, द वे इन विच इट वॉज रिटन, ठीक है। यू शुड इंटरप्रेट द लॉ इन द वे और इन द मैनर इन विच इट वॉज रिटन। जिस तरीके से लिखा गया था उस तरीके से सोचो। अबे यार रुको, अब सुनो, तुम्हारा ऑफिशियली कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 खत्म हुआ है। सुनो सुनो, हाथ नीचे कर, सुनो। कंपनीज एक्ट तुम्हारा ऑफिशियली खत्म हुआ है, पार्टनरशिप तुम्हारा ऑफिशियली खत्म हुआ है। वी आर डन विथ ऑलमोस्ट 35% ऑफ आर सिलेबस, ठीक है। पासिंग 40 पे बे, ठीक है। ये तो अपने लॉ में ना इंग्लिश में तो ऐसे ही आते हैं ना 20-30 तो लाइन लेके वाह, जुगाड़ अभी से चालू हो गए अपने। सर 20-30 उसमें से अब ये 60 में से 35% 10-12 भी होते तो पास हो जाते। और मेरे को सर, मेरे को मेन मेरा मुद्दा अकाउंट्स, मैथ्स और इको में है, इसमें मेरे को 90 90 90 से भी लाने हैं तीनों में। लाने लॉ ना, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, बाकी तो नॉट 80। लॉ में 80 प्लस आने ही है तुमको। थेरी देखो भले ही कितनी भी नापसंद हो, मैं 80 सच्ची प्लस बताऊं, लाना मेरे है। को लॉ से डर लग रहा है। मैं हूं उसके लिए, चिंता मत कर। तेरे से ज्यादा डर नैना को लगता था। नहीं नैना हैड नेवर रिटन एनीथिंग अबाउट लॉ, उसको नहीं पता था कुछ भी। अरे सर, मेरे को समझ ही नहीं आता एक्सप्रेस कैसे करूँ, लिखूं कैसे। दैट इज वाई वी अगर आर, मेरे को आता है हिंदी में पूछो यस, तब बता दैट दूंगा। इज वाई विल बी टेकिंग टेस्ट ना, हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए, लिखने के लिए। दैट इज वाई विल बी टेकिंग टेस्ट। मैं इतनी रिटन प्रैक्टिस कराऊंगा तुमको पेपर के पहले कि तुमको लगेगा कि सर पेपर में तो उससे कम आया जितना अपन ने किए, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस इज द की ओवर हियर। लिखना पड़ेगा भले कितनी भी आलस आए। नहीं, डिपेंड्स कि अपन एलएलबी कितना खत्म कर लेते हैं। हाँ हाँ ये रिची और ये वाले केस में क्लेम हाँ, रिची को चाहिए था हम्म, कि तुम मेरे को कंपेंसेशन करके दो, तो यस। कंपनी ने क्यों केस किया? कंपनी ने कहा केस किया रिची वाले बोला केस ना, में। एशबरी रेलवे वर्सेस रिची। मैं तेरे को बाद में समझाता हूँ, ठीक है। पूछना, तू भाग जाता है, ठीक है। यस, रिची अलग है बॉस, रिची इज टर्कॉन वाला। ये दो, तुम दो केस को मिक्स कर रहे हो, रिची वो वाले में था। सॉरी, रिची इसी में, माय माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, रिची ने बोला कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो वर्ड है वो रेलवे लाइन में भी आ जाता है, एक्चुअल वो रेलवे कैरेज में आता है, क्योंकि अपना मेन ऑब्जेक्ट रेलवे कैरेज है, इसलिए जनरल कॉन्ट्रैक्टर को रेलवे कैरेज के थ्रू ही पढ़ना पड़ेगा अपने को। बेटा रेलवे कैरेज और रेलवे लाइन दो अलग चीजें हैं। रेल की पटरी बनाना और रेल के कैरेज में जनरल कॉन्ट्रैक्टर, दोनों में अलग अलग फर्क है। उसको पढ़ो एग्जाम्पल को अच्छे से। नहीं, जब बैठ क्लास के बाद बैठना मेरे साथ, ठीक है। अच्छा सुनो, अपन ने पार्टनरशिप देखे, अपन ने कंपनी देखे। पार्टनरशिप के थोड़े बहुत फीचर ले लो, कंपनी के थोड़े बहुत फीचर ले लो, और बन जाता है एलएलपी। व्हाट इज एलएलपी? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एक ही सबसे बड़ा खतरनाक हिसाब था। पार्टनरशिप का व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज? ठीक है, कंपनी का मेन एडवांटेज क्या था?
ठीक है, तो ये अपन काय पे आ गए? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसने कंपनी के जो बेसिक फीचर था, जो सबसे अच्छा फीचर था लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, वो ले लिया। पार्टनरशिप के जो लेस कंप्लायंसेस वाले फीचर थे, कि पार्टनरशिप में कंप्लायंस ज्यादा नहीं थे, एक स्टैम्प पेपर पे डीड बना दी, बात खत्म हो गई, पार्टनरशिप बन गई है। सुनो सुनो सुनो, इतनी उतावलापना अच्छा नहीं है, सुनो सुनो। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के जितने फीचर्स थे, मतलब पार्टनरशिप में आपको जो चीजें कम लग रही थी, रजिस्ट्रेशन नहीं करना था, इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है वैसे, माइंड यू। पार्टनरशिप में इट वाज ऑप्शनल, पार्टनरशिप में इट वाज ऑप्शनल, एलएलपी में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ठीक है, तुमको पार्टनरशिप, सुनो ना, हो, सुनो, देखो, एलएलपी का जो फॉर्मेशन है, इट कॉस्ट यू अराउंड ईयरली, जो उसका तुमको एक्सपेंस लगता है ईयरली, जो कंप्लायंसेस रहते हैं, दोज आर ओनली 20% ऑफ व्हाट द कंपनी रिक्वायर्स। कंपनी में अगर तुमको 100% कोई चीज करनी है, तो एलएलपी में उसके रिक्वायरमेंट्स घट के 20% पे आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ एन एलएलपी। बंदा कंपनी इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि उसको इतने कंप्लायंसेस नहीं करने। अगर कंप्लायंसेस कम करने हैं, देन फॉर्म एन एलएलपी, इट इज अ सेफेस्ट ऑप्शन। आपके ऊपर लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है, आपको कंप्लायंसेस भी ज्यादा नहीं करने। ठीक है, यस, नहीं कॉर्पोरेट व्हील, हाँ इसमें भी है, यस। चलो, ये देखो, कंसेप्ट एक बार पढ़ रहा हूं एलएलपी का, सुनना ध्यान से, सुनो, और नहीं तो क्या। A LLP is a new form of legal business entity with limited liability. Liability limited है, new business entity है। It is a separate legal entity, separate legal entity where LLP itself is liable to the third party up to the assets it owns, but the liability of the partners is limited. पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसके एसेट्स तक की लाइबिलिटी है, जो कंपनी का फीचर था। ठीक है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट, but it also allows the partners flexibility of organizing their internal affairs. पार्टनरशिप में आप अपने हिसाब से पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीजें लिख लेते थे। ठीक है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये करना है, हम नए पार्टनर को ऐसे लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, सो काफी सारी चीजें एलएलपी में भी वैसी है जो आप अपने मन से कर सकते हो, लेकिन इसमें एलएलपी में भी आपके पास थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट कंपनी से बहुत कम है। कंपनी में जितने थे उतने नहीं है। इसमें आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो इंटरनल वर्किंग को। इसमें एओए की जरूरत नहीं है आपको, इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नहीं, बट इतना उतावलापन ठीक नहीं है। सुनो 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 सुनो, इट गिव्स द बेनिफिट ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड देन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप। ये दोनों का मिला जुला हिसाब है, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड और पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों ऑफर करता है। ठीक, इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड अ पार्टनरशिप, ये अपने को पता है। ठीक है, अच्छा, इसके फीचर्स देखो, सिंपल है। बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब सेपरेट है। ठीक है, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी है, फिर सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेम आ गया। तो बॉडी कॉर्पोरेटर इससे क्या फर्क है? बॉडी कॉर्पोरेट इज समथिंग विच इज फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट, स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट। ठीक है, तो अच्छा, यानी फिर हर पार्टनरशिप नहीं पार्टनरशिप नहीं, दैट दैट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट वो चीज होती है जो, जैसे कंपनीज और एलएलपीज है, और जो बैंकिंग एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, इन सब के अंडर में आता है, बट पार्टनरशिप इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, पार्टनरशिप बहुत जनरल हो गया, बहुत इंश्योरेंस बेसिक अलग है है, वो, लीगल यस, अलग। वो चीजें अलग हो गई। ठीक है, अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन इसमें भी है। व्हाट वाज परपेचुअल सक्सेशन? कोई मरे या जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेंगी, तो वैसे ही एलएलपी चलती रहेंगी, भले ही सारे पार्टनर्स मर जाए। फिर वही बात, कंपनी जैसे चलती थी वैसे चलेंगी। कंपनी कैसे चलती थी सारे डायरेक्टर मरने के बाद? नॉमिनी, एओ में लिखा रहता था कि भैया इनके मरने के बाद ये, उनके मरने के बाद ये। सरकार है ना।
अच्छा ये पॉइंट देखो, म्यूचुअल एजेंसी क्या था, हाँ याद है क्या? वन फॉर वन एंड फॉर ये ये हिस्सा इसमें नहीं है, ये ये हिस्सा इसमें नहीं है, एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। यस, देखो, द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी ऑफ अ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप इज मिसिंग इन एलएलपी, ठीक है। So, in case of an LLP, the partners of the LLP are agents of the LLP alone and not of the other partners. LLP का जो पार्टनर है वो सिर्फ LLP का एजेंट है, दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। नॉर्मली क्या होता था कि अपन पार्टनरशिप के साथ में पार्टनर्स के भी एजेंट होते थे पार्टनरशिप में, लेकिन इसमें अपन सिर्फ LLP के एजेंट है, अपन बचे हुए पार्टनर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। फर्क समझ रहा है? बताना पड़ेगा लगता है। ये देखो, अगर ये पार्टनर कुछ कर रहा है तो ये सिर्फ एलएलपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बचे हुए पार्टनर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या? हाँ हाँ हाँ, अगर प्रूफ करते हो तो कि तुम्हारी नॉलेज में नहीं था वो कांड, ठीक है, अरे भाई समझा उसको। बिकॉज हमने ही नहीं इसने क्या पूछा इफ एट ऑल अगर उसके पार्टनर के नॉलेज में था कि भैया कांड हुआ है तो उसके लाइबिलिटी आएगी, अगर नहीं था तो नहीं आएगी, ठीक है। क्यों आएगी? तो कैसे? तो भाई टेक्स्ट पे फिक्स रहे, तो अपने मन से टेक्स्ट मत बना, जो टेक्स्ट में लिखा है उस पे बैठ, तो अपने डाउट पूछ, वो मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तू अलग ही ख्यालों में चला जाता। सुनो 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 सुनो, नो पार्टनर कैन बी हेल्ड लायबल ऑन द अकाउंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट और एन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स। निखिल, तेरा पॉइंट पढ़ो। No partner can be held liable on the account of an independent or an unauthorized transaction or an action by the other partners. अगर कोई दूसरे पार्टनर्स ने कोई ऐसी चीज करी है जो हमारे नॉलेज में नहीं है, ठीक है, सो वी कैन जस्ट डू लाइक दिस, भैया हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं पता, तो आप बच जाओगे। नहीं जाएगा, उसका जाएगा, तो सर ठीक एक है। अगर पार्टनर ने पर्सनल प्रॉफिट्स कमा लिया तो दैट ही हैज टू पे बैक, वो वाला लॉ अप्लाई ऑब्वियसली। पर्सनल प्रॉफिटेरिंग आप नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट लीगल, ठीक है। अच्छा, दस इंडिविजुअल पार्टनर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द लाइबिलिटी इनकर्ड बाय अनदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन। एक पार्टनर कोई बिजनेस डिसीजन करके आ गया जो गलत था, तो गलत था मतलब इट वाज नॉट राइट, कंपनी के या तो एलएलपी के सारे पार्टनर्स से उसने अप्रूवल नहीं लिया था या वॉट एवर द रीजन में भी, ठीक है, अगर वो ऐसा कुछ करके आया है तो लाइबिलिटी उसी की रहेगी, सिर्फ बचे हुए की नहीं रहेगी, ठीक है। जमा, ठीक है। एलएलपी का अग्रीमेंट होगा जैसे पार्टनरशिप का हुआ था, ठीक है। अच्छा देखो, अगर अग्रीमेंट नहीं करते हो, म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं करते हो, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन अंडर दिस एक्ट। मतलब उनने एक सेट फॉर्मेट बना के रखा है, अगर आप कुछ नहीं बनाओगे तो ऐसा फॉलो होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ऊपर ही देखे थे, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ, इंडिविजुअल अलग हो गया, कंपनी वाले हिसाब से चलो, इसमें राइट टू वोट और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सब नहीं आता, ठीक है, वो अलग है। एलएलपी इज ऑल्सो नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी बता रहा हूँ, ये मत बोल देना, सिटीजन नहीं है इट इज ऑब्वियसली नॉट अ जो सिटीजन। मैंने पढ़ा था ना यस, रियल पर्सन है यस, और तो एलएलपी इज आर्टिफिशियल पर्सन, वो सिटीजन कैसे होगी, और अगर सिटीजन नहीं है तो उसके पास ये वाले राइट्स नहीं आ सकते। कौन सा? कौन सा? कहाँ लिखा है बेटा? फर्स्ट लाइन के एंडिंग में राइट्स ऑफ इंडिविजुअल नीचे की लाइन कौन पढ़ेगा? कैन नॉट मैरी गो टू जेल टेक एन ओथ कैन नॉट मैरी और गेट ये सब चीजें रिपीटेड है, रिपीट किया क्या यस इट इज ऑल रिपीटेड, इसलिए नहीं बता रहा था।
जमा अब कॉमन सील ठप्पा। अच्छा सुनो, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, लास्ट वाली देखो। इफ द एलएलपी डिसाइड्स टू हैव वन, अच्छा कंपलसरी नहीं है। रुको रुको रुको, शुरुआत से पढ़ो, सुनो सुनो सुनो। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, एलएलपी वर्क्स ऑन इट्स ओन बट इट हैज टू एक्ट थ्रू अदर पार्टनर्स, ठीक है। हेंस इट मे हैव अ कॉमन सील विच कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल सिग्नेचर। मे का मतलब शैल, मस्ट है, ठीक है, ठीक है। 99% of the time you will consider may as must, shall as must, ठीक है। may and shall be considered as must, करना ही है, ऑप्शन नहीं है। नहीं, सुनो, और सर उसने नीचे तो लिखा इट इज नॉट मैंडेटरी। अरे रुको तो मेरे को आने तो दो। It should be noted that it is not mandatory for the LLP to have a common seal. If the LLP decides to have one, मतलब अगर common seal decide करते हैं, तो then it shall remain under the custody of someone responsible. जिम्मेदार आदमी के पास छोड़ना है, ठीक है। एंड इट शैल बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मतलब अगर आप कॉमन सील कंपलसरी नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आप कॉमन सील रखते हो तो एटलीस्ट 2 पार्टनर्स का साइन उस पर होना जरूरी है, ठीक है। लिखा है देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर के प्रेजेंस में अफिक्स होना चाहिए। साइन इन द सेंस कि अगर आप ठप्पा मार रहे हो तो 2 पार्टनर्स के प्रेजेंस में वो ठप्पे पड़ने चाहिए। कोई भी हलते वलते डॉक्यूमेंट में ठप्पे मार के कोई ले जाए, तो दैट इज नॉट गुड। तो सर वो कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रेजेंस में जाके नहीं। सी वो नोट्स लिखे हैं बट नो वन फॉलोज दिस। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो कोई फॉलो नहीं करता इन चीज़ों को। ये तुमको एक पार्टनर है मार सकता कॉमन सील है भैया, कॉमन सील मैनेजर के पास पड़ी रहती है नॉर्मली। हर बार पार्टनर के पास इतना समय नहीं है कि वो आके दोनों ऑब्जर्व कर रहे कौन कौन से ठप्पे मार रहा हो। तुम्हारे पास इतना समय है क्या पार्टनर के पास कि वो हर बार देखे कि भैया किस किस पे वो सील लग रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखो, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली भी देखो। थ्योरी जो दी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू फॉलो द थ्योरी परफेक्टली, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट है, ये तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा।